हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप जो लेक्चर 8 लेटेस्टली अपलोड हुआ है वो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा और उसके अंदर हमने राउल्स लॉ के कुछ क्वेश्चंस और मिला जुला के हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर नॉन आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, किस तरीके से वो अकर होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और उनके जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनके एग्जाम्पल्स, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी। तो आज हम लेक्चर को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। और इसी के अंदर जब हम नॉन आइडियल आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं तो यही जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं, या मैं बोलूँ उन्हीं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एक स्पेसिफिक टाइप के मिक्सचर्स होते हैं जिनको हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। तो आज का टॉपिक यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके भी क्या एग्जांपल्स होते हैं, और फिर हमारा लेक्चर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ मूव कर लेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब देखो, ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है बेटा, ये हैं क्या आपके बाइनरी सॉल्यूशंस, बाइनरी मिक्सचर ही, और मैं मोटा मोटा बोलूं तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ही होते हैं, ठीक है। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते क्या है, देखो उसकी डेफिनेशन है, ये कहती है कि सच बाइनरी मिक्सचर, सच बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम composition in liquid and vapor phase, in liquid and vapor phase, that is, अब लिक्विड फेज के अंदर अगर हम राउल्स लॉ के हिसाब से बात करें तो, या जब राउल्स लॉ पढ़ रहे थे तो हमने क्या किया था, कुछ नोटेशंस डिसाइड की थी। तो जो लिक्विड फेज के अंदर, ठीक है, आपके सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन था, उसको x1 माना था, और यही सॉल्यूट जब इवोपरेट होकर वेपर फेज में जाता था तो उसके मोल फ्रैक्शन को y1 बोलते थे, और सॉल्वेंट का x2 का नोटेशन लिया था, और जब इवोपरेट होकर वेपर में जाएगा तो उस नोटेशन को y2 बोला था। तो यही इसका मतलब है कि अगर x1 y1 एंड x2 y2 अगर आपस में बराबर हो जाए और पूरा का पूरा मिक्सचर, ठीक है, तो सच बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, दैट इज x1 इक्वल्स टू y1, x2 इक्वल्स टू y2 एंड बॉइल्स एट कांस्टेंट कॉमन टेम्परेचर, एक कांस्टेंट, और दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट जिनका बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअली अलग अलग है, मिक्स होने के बाद अगर वही सॉल्यूट और वही सॉल्वेंट अपना नेचुरल बॉइलिंग पॉइंट छोड़ के किसी कॉमन बॉइलिंग पॉइंट पे, दोनों ही कांस्टेंट कॉमन टेम्परेचर एंड बॉइल्स एट कांस्टेंट कॉमन टेम्परेचर, तो ऐसे मिक्सचर को कॉमन नोन एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं बेटा? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। आगे बात समझ में। अब देखो, इस मिक्सचर के लिए जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है? जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है वो यहाँ क्या बनता होगा अगर अपन उसकी बात करें तो देखो, जितने भी आपके नॉर्मल सॉल्यूशंस होते हैं उसमें जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो मिक्स होने के बाद भी सॉल्यूट अपनी जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है उसी पे शो कर वही रखता है, सॉल्वेंट का जो नेचुरली बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअल होता है प्योर स्टेट में वही शो कर दे। इट मीन्स अगर उस सॉल्यूशन को अगर आप बॉइल करोगे तो अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मेरे सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट है 50 केल्विन और मेरे सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है कुछ 80 केल्विन, तो होगा क्या, जैसे ही टेम्परेचर 50 केल्विन पहुंचेगा द सॉल्यूट विल स्टार्ट बॉइलिंग। सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो गया तो उस पूरे सॉल्यूशन में से सॉल्यूट ही बॉइल होगा कि नहीं होगा, ठीक है, और वो सॉल्यूट बॉइल होकर फटाफट से इवोपरेट होगा और वो वहां से अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तरीके से तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो गई कि वहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस था तो आप इजी तरीके से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को फिल्टर कर ले गए। और बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस से अगर आप किसी भी मिक्सचर के अंदर से कंपोनेंट्स को फिल्टर आउट करते हो तो इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बट यहां मैं क्या कह रहा हूं, सॉल्यूट अगर 50 केल्विन वाला है, सॉल्वेंट 80 केल्विन वाला मिक्स कर रहे हो, तो ये मिक्स होने के बाद अगर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स हैं तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल से 40 केल्विन पे बॉईल हो रहा है। अभी 40 केल्विन पे बॉईल हो रहा है, इसका मतलब सॉल्यूट ने अपनी ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट 50 को छोड़ के 40 अडॉप्ट कर ली, सॉल्वेंट ने 80 को छोड़ के 40 अडॉप्ट कर लिया। नाउ द होल मिक्सचर
द होल सॉल्यूशन इज बॉइलिंग एट अ कॉमन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 40 केल्विन। मतलब सॉल्यूट भी 40 पे इवोपरेट होगा, सॉल्वेंट भी 40 पे इवोपरेट होगा। तो भैया यहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को फिल्टर करने का कोई हिसाब किताब बचा ही नहीं। इसका मतलब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इंप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यही इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां से बनता है। हम क्या बोल सकते हैं कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू आप एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो। क्लियर? चलो, अब यही जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं? तो हमने कहा यार ये जो हमारे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बच्चों, और एक होता है आपका मिनिमम बॉइलिंग और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, अब देखो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है उसको समझते हैं। तो इनको समझने के लिए ना मैं एक इनके कॉमन या फिक्स्ड एग्जांपल, एनसीईआरटी में दोनों का एक एक एग्जांपल ही गिवन है और उसी के बिहाफ पे इनको हमेशा पूछा जाता है। और एनसीईआरटी हमारी बाइबल है, खुदा है, अपनी मतलब हर होली बुक है, ठीक है, अपनी होली बुक है। तो उस होली बुक में जो दिया है वो सत्य है, 100% वही आएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल होता है दैट इज 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल सोल्यूशन। 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल सॉल्यूशन, और इसका होता है 68% बाय मास HNO3 सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने C2H5OH जो कि इथेनॉल है इसको वाटर में डाला तो ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब फॉर इंस्टेंस मैं मानता हूं कि मेरे पास एक बकेट में सिर्फ और सिर्फ अगर इथेनॉल होता तो इसका बॉइलिंग पॉइंट था 78 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सब लोग वाकिफ हैं 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगर मैंने इन दोनों को मिक्स किया एंड दिस सॉल्यूशन टर्न्स आउट टू बी अ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, या इस सॉल्यूशन के अंदर एक ऐसा पॉइंट आता है जिस वक्त लिक्विड और वेपर फेज में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की कॉम्पोजिशन इक्वल हो जाएगी, तो मैं ये बोलूंगा ये सॉल्यूशन जिस भी कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है उससे भी बिलो बॉइलिंग पॉइंट को अडॉप्ट करके बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल्स अगर सॉल्यूशन 74 डिग्री सेल्सियस से बॉइल होना स्टार्ट हो जाए तो देखो एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बॉइल हो रहे हैं एंड द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट जिस कंपोनेंट का था उससे भी बिलो होके हो रहे हैं, इसलिए इसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलते हैं। अब आप खुद सोचो कि ये जो सॉल्यूशन अगर ये एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं होता तो क्या होता? तो जो मैग सॉल्वेंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को अडॉप्ट करके इवोपरेट होता कि नहीं होता? तो नंबर ऑफ वेपर फेज में जो पार्टिकल जाते हैं वो क्या होते? कम जाते, क्योंकि टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। बट क्योंकि अब टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट घट गई तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन वेपर फेज बढ़ जाएंगे कि नहीं? अगर नंबर ऑफ पार्टिकल वेपर फेज में बढ़ गए तो इनसे लगने वाला वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और अगर वेपर प्रेशर बढ़ गया एज एक्सपेक्टेशंस तो ये राउल्ट्स लॉ को क्या कर देंगे? डिनाई करेंगे और पॉजिटिव डेविएशन शो करना स्टार्ट कर देंगे राउल्ट्स लॉ से। तो इसीलिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या करते हैं? शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। आपके पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसकी? HNO3 की। तो HNO3 की अगर मैं बात करूं तो HNO3 को भी मैंने पानी के अंदर ऐड किया। जैसे ऐड किया तो ये क्या बना देगा? एक सॉल्यूशन बना देगा। अब HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट मैंने बोला 84 डिग्री सेल्सियस, वाटर का 100 डिग्री। अब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब जैसे ही यहां पे वेपर फेज और लिक्विड फेज का कंपोजिशन सेम होगा, दिस सॉल्यूशन विल बॉइल एट अ टेम्परेचर विच इज हायर देन इट्स अ
मैक्सिमम कंपोनेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो मैक्सिमम बॉइलिंग कंपोनेंट कौन है? वाटर। 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जाके, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग ये 110 डिग्री सेल्सियस पे अगर बॉईल करें, तो आप खुद सोचो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का स्ट्रॉन्गर होगा इंटरेक्शन, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा, तो वेपर प्रेशर हमारा कम होता है कि नहीं होता? बढ़ाता पॉइंट, बिल्कुल मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इट मींस अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल गोइंग इन वेपर फेज कम हो जाएंगे बच्चों। पक्की बात है, एकदम कम होंगे कि नहीं होंगे? कम हो गए तो मैं क्या बोलूंगा? शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। इसका मतलब एक चीज और कह सकते हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन देने वाले जो आपके सॉल्यूशंस होते हैं वो एक तरीके से एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स भी होंगे कि नहीं होंगे। आ गई बात समझ में? चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं उसको आपको रिवाइज करा देता हूं कि मैं हमेशा बोलता हूं कि जो एग्जाम्पल्स होते हैं, क्या होते हैं? जो एग्जाम्पल्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक चीज देखो बेटा, अगर पॉजिटिव डेविएशन के लिए एक सिंपल सी बात याद रखना, रिवीजन के फॉर्म पे बता रहा हूं कि आपको पॉजिटिव डेविएशन का अगर एग्जांपल आपको कभी भी पहचानना है, समझ में आई? तो आप ऐसे देखो, अगर वाटर के साथ, मोस्टली वाटर के साथ नॉन आयनाइजेबल आपके पास सब्सटेंस है या कंपाउंड है, तो वो हमेशा एक पॉजिटिव डेविएशन ही शो करेगा। क्यों करेगा? वाटर हो गया पोलर, नॉन आयनाइजेबल सब्सटेंस का मोस्टली बिहेवियर कैसा होगा? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर और पोलर के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगी वो कैसी होगी? कम होगी, तो उसको ओवरकम जल्दी कर लिया जाएगा, तो कम से कम टेम्परेचर पे बॉईल हो जाएगा। और अगर मैं नेगेटिव डेविएशन की बात करूं तो इसके जो एग्जांपल्स हैं इसको पहचानने के लिए आप क्या दिमाग लगा सकते हो कि मोस्टली इनका वाटर के साथ एक आयनाइजेबल सब्सटेंस का पेयर होगा, आयोनाइजेबल सब्सटेंस का पेयर होगा। तो ये भी पोलर, आयनाइजेबल सब्सटेंस ही पोलर, तो आपका इंटरेक्शन अट्रैक्टिव फोर्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जबरदस्त होगा। अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो गई तो ऑलवेज वेपर प्रेशर विल बी डिक्रीज, तो नेगेटिव डेविएशन आ गया। देख लो आप इससे, देखो इस पेयर को देखो, वाटर नॉन आयनाइजेबल के साथ, वाटर का आयनाइजेबल के साथ पेयर है कि नहीं है? तो देखो नॉन आयनाइजेबल के साथ है तो पॉजिटिव डेविएशन, आयनाइजेबल के साथ है तो नेगेटिव डेविएशन। तो इस तरीके से बेटा आप अपने दिमाग को एक सिंपलेस्ट वे में पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स याद करने के लिए रेडी रख सकते हो। क्लियर? और आइडियल सॉल्यूशन के बहुत सिंपल सा लॉजिक बताया, ऐसे एग्जांपल्स जो राइम करते हैं, ऐसे एग्जांपल्स बच्चों जो राइम करते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे? क्या बोल देंगे? आइडियल सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छे। तो फटाफट से एक बार इसको पूरा देख लो और फिर इसके बाद अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करेंगे। चलो बच्चों, आई होप सबने लिख लिया होगा, तो इसको रब करते हैं, ठीक है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, जहां से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल बनेंगे, जिसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम प्रैक्टिस करेंगे लास्ट लेक्चर के अंदर, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? बोलो। चलो बहुत अच्छे बच्चों। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ना ऐसे समझो, मतलब ये मान लो कि तुम जा रहे हो 2 जने रोड पे, ठीक है, मस्त टशन में जा रहे हो और सामने से 7-8 जनों का झुंड आ रहा है, ठीक है। या ऐसे ले लो तुम 7-8 जने जा रहे हो, बढ़िया एकदम सब हटके तगड़े लंबे चौड़े बंदे जा रहे हैं और 7-8 जने एकदम चल रहे हो जोश में, हाँ कौन आ जाएगा, सामने से 2 जने आ रहे हैं मासूम से, बाय चांस तुम टकरा गए या कुछ भी तुम्हारी कहा सुनी हो गई, तो तुम लोग देने से पहले सोचोगे एक बार भी? तुमने क्या देखा भाई, अपन 8 जने वो 2 जने, 2 लप्पड़,
यही सोचोगे वहां मैटर क्या कर रहा है तुम, ये तो कोई भी तुम में से नहीं सोचेगा ना, ओहो नहीं नहीं हाथ उठाने से पहले जान लूं उसका बैकग्राउंड क्या है, इसके कौन से चाचा विधायक हैं, पापा क्या करते, कौन देखता है। हम कितने वो कितने मैटर है, हम 8 वो 2, अपन ने पट 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 टिकाई की नहीं टिकाई, काम बन गया। आपने वहां पे किसका बैकग्राउंड क्या है इससे कोई लेना देना रखा क्या, नहीं, क्या मतलब रखा, हम कितने और वो कितने। और यही उल्टा हो जाएगा तो अपन पिट लेंगे भाई साहब, तुम लोग पिट लोगे, 2 तुम जा रहे हो सामने 8-10 लौंडे आ रहे हैं, तुम्हें पेल दिया। अब उन्होंने भी ये बात नहीं सोची कि भैया कब और कहां किसके चाचा विधायक हैं, मतलब बैकग्राउंड से लेना देना नहीं है। तो ऐसे ही अगर कोई सी भी प्रॉपर्टी जिसको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सिंपली बोलूं कि अमाउंट से लेना देना है, उनके केमिकल बैकग्राउंड से लेना देना नहीं है, उनको अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। बहुत सिंपल क्लियर फंडा है, समझे। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि सच मेजरेबल properties which only depend upon ratio of number of solute particle to solution particle irrespective to their chemical nature, known as colligative property, प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर। तो मतलब सीधा सीधा यहां से एक पॉइंट तो निकल ही आया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, या मैं बोलूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की मेजरमेंट आपको देखने को मिलेगी। क्लियर, समझ में। हम कितने वो कितने, सिर्फ नंबर से जिसको मतलब वो बैकग्राउंड से लेना देना नहीं हो, वो हर प्रॉपर्टी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब यही जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है 4 तरीके की होती है। तो टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात कर लें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा हमारी 4 तरीके की होती है। एक होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है डिप्रेशन एट फ्रीजिंग पॉइंट, और एक होगा लास्ट ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। आया बच्चों। तो हमारी कितने तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, कितनी तरीके की होती है? 4 तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एट फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इज दैट क्लियर? तो फटाफट से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है और ये पूरा फटाफट से नोट डाउन करो, फिर अपन सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ अपने लेक्चर को इनिशिएट करते हैं। चलो, चलो बच्चों, आई होप आप सबने लिख लिया होगा। वेरी गुड। तो इसको मैं रब कर देता हूं।
ठीक है, रब कर देता हूँ। चलिए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब अपन बात करते हैं द वेरी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखो बेटा, याद है जब अपन राउल्स लॉ पढ़ रहे थे, वेपर प्रेशर इन लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, तो वहां पे जब मैंने पढ़ाया था, राउल्स लॉ खत्म किया था, मैंने बोला था एक टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसको मैं यहां ना पढ़ा के जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनिशिएट करूंगा, वहां जब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का टॉपिक पढ़ाऊंगा, वो डिट्टो सेम चीज है। समझ में आ गई बात? तो इसलिए वहां ना पढ़ा के मैं यहां पढ़ा रहा हूं ना, कि मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बोल सकता हूं। तो यहां से एक बात तो दिमाग में फीड कर लो बच्चों, कि जब भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात होगी तो सॉल्यूट जो होगा वो हमेशा अब एक नॉन वॉलेटाइल सॉलिड ही होगा, और जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा एक वॉलेटाइल लिक्विड ही होगा। इज दैट क्लियर? और एक चीज और यहां से दिमाग में बिठा लो कि भैया आपका जो सॉलिड नॉन वॉलेटाइल है और जो सॉल्वेंट वॉलेटाइल है, भाई सॉलिड क्या है? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या है? एक वॉलेटाइल लिक्विड। तो इनके लिए एक चीज ध्यान रखना कि अब से जितनी भी स्मॉल लेटर की डिनोशंस हैं वो सब मैं सॉल्यूट को दे दूंगा, और जितनी भी कैपिटल लेटर की डिनोशंस होंगी वो सब मैं किसको दे दूंगा? सॉल्वेंट को दे दूंगा। ठीक है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में यही सॉल्यूट सॉल्वेंट का पेयर होगा, और हर जगह स्मॉल लेटर विल बी रिप्रेजेंटिंग सॉल्यूट, कैपिटल लेटर विल बी रिप्रेजेंटिंग सॉल्वेंट। कोई बात नहीं है? चलो अब देखो, अब क्योंकि मेरा जो सॉल्यूट है बेटा ये एक नॉन वॉलेटाइल सॉलिड है, तो आप खुद बताओ इसका जो वेपर प्रेशर में इनपुट होगा कुछ ना होगा, जीरो होगा। इसका मतलब जो सारा का सारा वेपर प्रेशर देने के लिए जाना जाएगा वो कौन होगा? सॉल्वेंट। अब क्योंकि सॉल्यूट वेपर प्रेशर दे ही नहीं रहा, तो उसको अलग से डब्बे में रख के उसका स्टैंडर्ड प्योर फेस का उखाड़ूंगा क्या? भाई वेपर प्रेशर में तो कोई है ही नहीं, तो कंपैरिजन मोड में तो आएगा नहीं। तो मैंने कहा यहां पे सिंपली क्या होने वाला होगा, यहां पे आई विल जस्ट टेक अ बकेट जिसके अंदर आई विल फिल ओनली प्योर सॉल्वेंट। मैं क्या लूंगा? एक वॉलेटाइल प्योर सॉल्वेंट आई विल फिल। ठीक है, लाइक दिस बिग spheres are representing a solvent particle. ठीक है, एंड इसका मोल फ्रैक्शन विल बी कैपिटल एक्स, काई। समझे? तो इसकी वैल्यू क्या होगी? प्योर है तो 1। अब वॉलेटाइल है तो ये जो बंदा है ये बिल्कुल अपने लिक्विड फेज को छोड़ के इवोपरेट होगा, इवोपरेट होगा तो देखो इस तरीके से वेपर फेज में जाएगा। तो कुछ जैसे ही यहाँ पे आपका लिक्विड और वेपर के बीच में, जैसे ही ये क्या है? वेपर फेज है। ये क्या है? वेपर फेज है। तो जैसे ही आपके लिक्विड और वेपर फेज के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, तो जो भी वेपर में पार्टिकल है वो क्या लगाएंगे? वेपर प्रेशर, एंड दैट वेपर प्रेशर इज P0। क्लियर? ठीक। अब मैंने कहा काम करते हैं, अब इसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला दो, तो ये मेरा एक नॉन वॉलेटाइल सॉलिड प्लस वॉलेटाइल लिक्विड का एक सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। हो गया? चलो, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट 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 सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट। इसी तरीके से दे विल बी यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। सॉल्यूशन है, क्योंकि अब देखो मुझे क्या मालूम है? मुझे ये मालूम है कि भैया मेरे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैपिटल एक्स, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन स्मॉल एक्स। कैपिटल का ही है, स्मॉल का ही। ठीक है, तो अब दोनों की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, क्योंकि अब दोनों के मिक्स हो गए मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, डिनोमिनेटर विल बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के मोल्स ऐड होंगे। ठीक, अब
इवोपरेट कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही तो इवोपरेट होगा। तो जो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में लग रहा है वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से ही लग रहा है। भाई आप खुद देखो, अभी यहां से लेकर यहां तक कौन इवोपरेट हो रहा है? सिर्फ सॉल्वेंट। पर यहां पे क्या होगा? इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक सिर्फ सॉल्वेंट इवोपरेट नहीं होगा, मतलब हर पॉइंट से सॉल्वेंट नहीं निकलेगा। जिस पर्टिकुलर सरफेस एरिया को सॉल्यूट ने ऑक्यूपाई किया वहां से तो सॉल्वेंट इवोपरेट नहीं होगा। तो मिनिमम लेसर सरफेस एरिया से अगर सॉल्वेंट इवोपरेट हो रहा है तो जो वेपर प्रेशर लगेगा, जो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा, पहली बात तो सॉल्वेंट ही दे रहा है, और यही जो पीएस होगा ये इस पी नॉट के रेस्पेक्ट में क्या होगा? छोटा होगा कि नहीं होगा? ये इस पी नॉट के रिस्पेक्ट में छोटा होगा कि नहीं होगा? इज दैट क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है। अब कोई हमसे पूछ ले कि यही जो वेपर प्रेशर लग रहा है सॉल्यूशन का ये कितना होगा, तो मैंने कहा जितना सॉल्वेंट इवोपरेट हो सकता है उसी रेशियो में उसका वेपर प्रेशर उसके अमाउंट पे डिपेंड करेगा। तो पीएस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। देखो कैपिटल है मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। हमें क्या मालूम है? प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है तो वही कंपोनेंट अपने स्टैंडर्ड प्योर फेज में जो वेपर प्रेशर लगा रहा है दैट कम्स एज कंपैरिजन। तो पी नॉट एक्स हो गया कि नहीं? तो अगर कभी भी वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड आपको कैलकुलेट करना है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मिली पीएस इज इक्वल्स टू पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब थोड़ी सी मैथ्स करते हैं। मैंने एक काम करो, ये पी नॉट को नीचे ले आओ, तो पीएस बाय पी नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट? सॉल्वेंट। ठीक, मैंने कहा सब्ट्रैक्ट बोथ साइड फ्रॉम 1, दोनों को 1 में से माइनस करो तो देखो क्या बनेगा? 1 माइनस पी एस बाय पी नॉट इज इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? पी नॉट माइनस का पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब आप खुद देखो बेटा, आप यहां खुद देखो, ध्यान से देखना। पी नॉट बड़ा है तो पी नॉट में से अगर पीएस माइनस हो रहा है तो कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है सॉल्यूट के आने की वजह से, क्योंकि सॉल्यूट की डिपेंडेबिलिटी अमाउंट से डिपेंडेबिलिटी आ गई। और उसको अगर मैं पी नॉट से कंपेयर कर लूं तो रिलेटिवली मेरा वेपर प्रेशर कितना गिरा ये आपके पास आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया कि नहीं? तो ये जो टर्म बन के निकली है इसको समझो। तो इसका मतलब ये है जो पी नॉट माइनस पी एस है इसका मतलब है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि प्योर के रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर में कितनी गिरावट आई। और पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ये क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि पहले के रेस्पेक्ट में रिलेटिवली कितना वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज हुआ है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? चलो अब यहीं पे टॉपिक खत्म नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा मैंने कहा आपका जो भी वेपर प्रेशर है, जो भी रिलेटिव लोअरिंग में वेपर प्रेशर, कितना वेपर प्रेशर गिर रहा है ये सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करेगा। तो मैंने कहा इसी को थोड़ा सा अगर मैं रोटेट करूं तो मैंने कहा मान लेते हैं कि सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है इसका मतलब सॉल्यूट के मोल्स सॉल्वेंट से बहुत कम होंगे और सॉल्यूट को सॉल्वेंट में जोड़ूंगा तब भी वो सॉल्वेंट के मोल्स के बराबर ही दिखेंगे। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब गिवन मास, अब सॉल्यूट है तो मैंने कहा सॉल्यूट का वेट स्मॉल w, सॉल्यूट का वेट स्मॉल w, उसका मोलर मास स्मॉल m। क्यों? क्योंकि पहले ही बोल चुका हूं स्मॉल लेटर की डिनोशंस देनी है। सो इट विल बी व्हाट? इट विल बी स्मॉल w बाय स्मॉल m एंड कैपिटल W बाय कैपिटल M। तो ये आपका देखो सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के जो मोल्स हैं उनको मास के टर्म्स में खोल दिया, अमाउंट्स के साथ मैंने इनका क्या कर दिया, देखो रिलेशन बिठाया कि नहीं बिठाया। तो ये फॉर्मूला कैसा दिखेगा? लेट मी राइट इट ओवर हेयर। सो दिस फॉर्मूला विल समहाउ लुक लाइक P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट स्मॉल w कैपिटल M
कैपिटल W स्मॉल m, स्मॉल w कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m। तो यहाँ पे कौन सी चीज क्या क्या डिनोट कर रही है, कौन सी चीज क्या क्या डिनोट कर रही है? तो देखो P नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। PS क्या है, PS है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, है कि नहीं है। और अब बात करें स्मॉल w की, तो स्मॉल w मेरा क्या है, कहाँ लिख सकते हैं थोड़ी जगह, क्योंकि एक काम करूं बेटा टॉपिक हटा दूं, टॉपिक को सबने समझ ही लिया क्या चल रहा है, थोड़ी जगह बन जाएगी अपने लिए। चलो मैं थोड़ा टॉपिक हटा देता हूं जिससे मैं क्लियर लिख सकूं, तुम्हें हर चीज एक साथ विद दिस समझा सकूं। तो स्मॉल w क्या होगा, स्मॉल w होगा वेट ऑफ सॉल्यूट, और वहीं स्मॉल m क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल W क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और कैपिटल M क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यही होगा कि नहीं, बोलो कोई डाउट है क्या, किसी तरीके का पूछ लो, समझ लो, जान लो। पूरा रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, कंपैरिजन क्या है, फॉर्मूला कैसे बना, हर एक चीज आपको बता दी। ठीक है, अब देखो कहीं पे फॉर्मूला ऐसे भी पढ़ा होगा कि P नॉट माइनस PS अपॉन PS। ठीक है, तो देखो मैं फिर बोलूंगा यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है, इससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इधर उधर इर्द गिर्द घूमने की जरूरत नहीं है, इसी के साथ रहेंगे और काम करते चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन करो, जब तक मैं आपके लिए इसके लिए क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए मैं निकालता हूँ। ठीक है, और चलो मैं क्वेश्चन निकालता हूँ आपके लिए बेटा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं जस्ट टू रिलेट द टॉपिक। ठीक है, ज़्यादा अपन चलो बिल्कुल, तो एनसीईआरटी का अपन एक क्वेश्चन लेंगे। आई होप आप सबने यहाँ पे इसको लिख लिया होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन जिससे फॉर्मूला क्या है, अप्रोच कैसे होगी, लैंग्वेज क्या होगी क्वेश्चन की, कैसे आप उसके अंदर P नॉट पहचानोगे, PS पहचानोगे। ठीक है, फॉर्मूला कैसे यूज होगा, एक जनरल वे में आप उसको समझ लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन at a certain temperature, at a certain temperature is 0.850 bar। a non volatile, क्या बोला जा रहा है, a non volatile, ठीक है, कॉमा non electrolytic solid weighing 0.5 gram when added to 39 gram of बेंजीन टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, और ब्रैकेट में इसका मोलर मास 78 ग्राम पर मोल गिवन है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, हमसे पूछा क्या है, हमसे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द, नहीं ये नहीं पूछा, सॉरी, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज देन, ये तो गिवन है, इज देन 0.845 बार, इज देन 0.84। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, व्हाट इज मोलर मास ऑफ सॉलिड
सोल्यूट, ये हमसे पूछा है बच्चा, ये हमसे पूछा हुआ है। अब देखो आप डिकोड करें, क्वेश्चन को समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लैंग्वेज, क्योंकि ये जितने भी क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर, दीज ऑल आर फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स। तो देखो क्या दे रखा है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 bar। तो मैंने कहा फटाफट से जो चीज गिवन है उस पर विदाउट समय लगाए लिख लेते हैं कि हमें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन गिवन है, ठीक है, दैट इज P0C6H6 गिवन है 0.850 bar। अब क्या बोला गया है, अ नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम, मतलब एक नॉन वॉलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉलिड जिसका वजन 0.5 ग्राम है, इसको मैं 39 ग्राम बेंजीन में ऐड करूं। अब आप खुद सोचो, एक सॉलिड है जिसका वजन 0.5 ग्राम है, इसको बेंजीन में ऐड कर रहा हूं, तो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, सोल्यूशन। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, सोल्यूशन। तो एक तरीके से स्मॉल w जो कि वेट ऑफ सॉल्यूट को डिपेंड करता है वो 0.5 ग्राम, और कैपिटल W जो वेट ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है 39 ग्राम। स्मॉल है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यही तो मुझे निकालना है, यही तो मुझे निकालना है। और क्वेश्चन में कैपिटल M 78 ग्राम पर मोल मुझे दे रखा है। और साथ ही साथ मैंने बोला जब 0.5 ग्राम सॉलिड को 39 ग्राम बेंजीन में ऐड किया तो वेपर प्रेशर घटेगा, क्योंकि सॉल्यूशन बन गया। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जिसको हम PS बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जिसको हम PS बोलते हैं, ये 0.845 बार आपको दिया है, ठीक है। देखो ये सब चीजें ना प्रैक्टिस है, एक बार तेज हो गए तो आप डायरेक्टली फिर नोटेशन के साथ लिखोगे। मेरा काम एक एक चीज आपको समझाना है, इसलिए मैं खोल के लिख रहा हूं। तो मैंने कहा यार P0 देखा, PS देखा, मैंने कहा यार ये तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जैसी चीज लग रही है, क्योंकि एक सॉलिड को लिक्विड वॉलेटाइल लिक्विड में घोल रहे हो। तो मैंने कहा सिंपल फॉर्मूला P0 माइनस PS अपॉन P0 स्मॉल w कैपिटल M कैपिटल W स्मॉल m, यही होगा। तो मैंने कहा 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.850 इंटू 0.5 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 78 39 इंटू स्मॉल m निकालना है। इस दोनों को देखो, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो 0.850 में से 0.845 जाएगा तो 0.005 बचेगा अपॉन 0.850 बचेगा। देखो 39 में 78 टू टाइम्स, 0.5 हटाया, पॉइंट हटाया 0.5 में से 10, 5 में कितनी बार 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 1/m, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो m क्या हो गया 850/5। तो देखो 5 में 8 1 टाइम, 35 7 0, तो मोलर मास कितना आ गया 170 ग्राम। जो सॉल्यूट आपने घोला है उसका मोलर मास कितना है 170 ग्राम है। कितना है बेटा 170 ग्राम है। आया समझ में, बोलो कोई डाउट, पक्की बात है। चलो बहुत अच्छे। तो आज हमने एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है वो अच्छे से देख लिया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो अच्छे से देख लिया, और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है और उसका एक न्यूमेरिकल के साथ आज हमने सारी चीजें कवर करी। तो अभी मैं इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर भी ऐड कर दूं तो फिर उसका जब तक मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तो वो अधूरा अधूरा सा लगेगा। तो इसी वजह से लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं बना रहे, ठीक है, क्योंकि जब तक सारी चीज़ें कवर नहीं हो जाए, लेक्चर में इनबिल्ट नहीं हो, तब तक फिर वो लिंक नहीं बैठता है, वो टूटा टूटा सा लगता है। तो इसी वजह से यहाँ रोक रहे हैं। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम ऑस्मोटिक प्रेशर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विद न्यूमेरिकल, डिप्रेशन एट फ्रीजिंग पॉइंट विद न्यूमेरिकल एंड ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर विद न्यूमेरिकल कवर कर लेंगे। और जो लास्ट लेक्चर हमारा होगा वो होगा वेंट ऑफ फैक्टर पे। वो किस पे होगा, वेंट ऑफ फैक्टर पे होगा। और उसके बाद एक हम पूरा न्यूमेरिकल बेस जिसमें इन सारे अच्छे से अच्छे मेंस के PYQs, नीट के PYQs, बोर्ड के NCERT के इनबिल्ट के क्वेश्चन, इंटेक्स हो गया, एक्सरसाइज हो गया, हर एक चीज डिस्कस करेंगे। समझ में आया? तो देखो आपको अगर इस पूरे चैप्टर को लाइन टू लाइन यहाँ पे लेके चल रहा होगा, उसको हर एक चीज बेसिक से हायर लेवल तक सब कुछ मिलेगा। वो इस कंटेंट के साथ मेंस के क्वेश्चन लगाए, नीट के क्वेश्चंस लगाए, बोर्ड के हर एक चीज उससे विदाउट किसी डिले या विदाउट किसी हेजिटेशन सारी चीजें समझ में भी आएंगी क्वेश्चन के अंदर और सॉल्व भी होंगी। दैट आई कैन गारंटी यू।
समझ में आया? तो बस जुड़े रहिए इसी तरीके से, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे पढ़ते रहिए, नोट्स ज़रूर बनाते चलना, क्योंकि विदाउट नोट्स कुछ नहीं कर पाओगे। एट दी एंड खुद की ही हैंड राइटिंग ही समझ में आती है, वही दिमाग एनालाइज करता है कि अच्छा इसको इस तरीके से लिखा था, उसी फॉर्मेट में आप याद भी रखते हो। तो नोट्स प्लीज़ बनाते चलना, ठीक है। और आज का लेक्चर यहीं पे अपन एंड करते हैं, ठीक। सो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मौज मस्ती करते रहो, ठीक है, अच्छे से करो, वो तुम मेरे बिना बोले भी तुम करोगे। और अच्छे से सुनने के लिए और रेगुलर मुझसे बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। और जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे यही बोलूँगा, अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ठीक है, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज ये इकलौता आपको यहाँ पे ऐसी केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी जो बेसिक से हायर लेवल सब कुछ कवर करेगा। और द होल सीरीज विल बी फ्री, ईच एंड एवरी चैप्टर जो आते जाएंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट आते जाएंगे। उसके लिए मैं कभी भी कोई सब्सक्रिप्शन मोड नहीं डालूंगा इनिशियली कि नहीं एक चैप्टर पढ़ने के बाद 2 चैप्टर के लिए आप प्रीमियम लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सो प्लीज़ गाइज, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और आगे और जो नए व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। चलिए बाय बच्चों।